हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में सफल हो, भगवान आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करे। इसी प्रकार हंसी खुशी से आप आगे बढ़ते रहें। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं। इसमें हमने पहले कौन सी देखी थी? विराट सभ्यता है, फिर गणेश्वर सभ्यता है, फिर आहड़ सभ्यता है। इन सभ्यताओं के बारे में हमने क्या चर्चा की थी। और कल हमने अपनी एक नवीन सभ्यता है उसको स्टार्ट किया था, कालीबंगा सभ्यता है। पहली कौन सी थी? विराट थी, दूसरी गणेश्वर है, तीसरी आहड़ थी और चौथी सभ्यता हमने कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। उसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट किया था। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस बातों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। पहला पॉइंट आता है कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। तो पहला हमने देखा था हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब इससे आगे एग्जामिनर ले जाएगा, क्वेश्चन गहराई में ले जाएगा तो पूछेगा कि कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस तरफ से? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस तरफ कालीबंगा सभ्यता पाई जाती है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, या उत्तर पूर्व में है, उत्तर दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में, इस प्रकार पूछेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब इससे आगे फिर वो क्वेश्चन ले जाएगा कि कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, अभी चर्चा करेंगे। तो वो किस तरफ है? अगर मैं बात करता हूं कि हनुमानगढ़ में कालीबंगा जो सभ्यता है वहां पर हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वो कालीबंगा हनुमानगढ़ के किस तरफ है? किस तरफ पाए, किस तरफ उपस्थित है? तो दक्षिण पूर्व में है। अगर हनुमानगढ़ की खुद की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जो है उसमें जिला मुख्यालय से कालीबंगा किस तरफ स्थित है? कालीबंगा अपना दक्षिण पश्चिम में है और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं वो क्या है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये इसमें एक पॉइंट गहराई से जा सकता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां हैं। कल हमने इसके बारे में देखा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। और ये हमारा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। अब हम बात कर रहे थे सरस्वती नदी है कि हमें जो प्राचीन समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या है? सरस्वती नदी है। जिसका नाम क्या है? सरस्वती नदी है। तो इस सरस्वती नदी के प्रमाण हमें कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है। हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी की अगर बात करते हैं सरस्वती नदी है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ये वर्तमान में विलुप्त हो गई है लेकिन इसकी कुछ शाखाएं अभी देखने को मिलती है, माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सरस्वती नदी का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण है, यानी सरस्वती नदी बहती थी कभी, इसका वैज्ञानिक जो प्रमाण है वो एक काजरी संस्था है वो देती है। सेंट्रल एंड जोन रिसर्च इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट है जो कहाँ पर अपने जोधपुर में। इसे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जानते हैं। 1959 में इसकी स्थापना की जाती है। ये विभिन्न जो नए रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं, उनके बारे में चर्चा करती है और इनके बारे में बताती है। काजरी के द्वारा इसका वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया गया था। अब एक नदी निकलती है कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला से। या तो कालका की पहाड़ी दे, या शिवालिक पर्वतमाला देता है, या हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश की कालका की पहाड़ी से शिवालिक पर्वतमाला है, वहां से एक नदी निकलती है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद हरियाणा में आती है, हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में है, और राजस्थान में बहने के बाद में कहाँ किस तरफ चल जाती है? ये पाकिस्तान की तरफ चलती है। तो इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो इसे घग्गर है, नट नदी, नाली, पाट, मर्त या सोतर के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता बसी थी जिसका नाम है कालीबंगा है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। इसकी खोज 1951 में प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। पीए घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और इसका उत्खनन 1961 से 1969 के बीच में बीके लाल है, बीबी लाल है, ब्रजवासी लाल और बीके थापर है, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। बीबी लाल का हाल ही में देहांत हुआ था 2022 में। इन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर अगर हम चर्चा करते हैं, ये नदी आगे बहती है, आगे पाकिस्तान में जाती है, तो पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये उफान पर होती है तो इसे फोर्ट अब्बास के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट अब्बास के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि कालीबंगा के 5 स्तर है। उत्खनन के समय कालीबंगा के 5 स्तर थे, लेकिन सामान्य भाषा में 3 स्तर बताए जाते हैं क्योंकि 2 स्तर तो क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उनसे भी प्राचीन है, इसलिए उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है। अगर एक एग्जाम में आया था, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था कि स्तर बताइए, तो उसमें 5 स्तर पूछे गए थे। लेकिन ज्यादातर मोस्टली 3 स्तरों के बारे में चर्चा की जाती है। प्राग हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन, पश्चिम हड़प्पा है। प्राग हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन है, और कौन सी आती है? पश्चिम हड़प्पा है। अब इसके बाद में हमने चर्चा की थी जो कालीबंगा सभ्यता है उसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है दुर्गीकृत है और दूसरा कौन सा? अदुर्गीकृत है।
यानी एक तो प्रकोटेनुमा संरचना है, एक अप्रकोटेनुमा संरचना है। इसमें जो अगर बात करते हैं दुर्गीकृत है तो इसमें क्या है, 2 स्तर पर किलेबंदी की गई थी, यानी सामरिक महत्व की दृष्टि से क्या है, किसी चीज के बारे में किलेबंदी करते हैं तो जो कालीबंगा सभ्यता है वहां पर क्या किलेबंदी करने को मिलती है, देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, आगे बढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो 2 संयुक्त राजधानियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा व मोहनजोदड़ो 2 संयुक्त राजधानियां बताई थी, परंतु इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को इसकी क्या है, तीसरी राजधानी बताया। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या है, तीसरी राजधानी बताया। तो यहां तक हमने क्या कल चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या है इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे हम चर्चा करते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से कालीबंगा का बात करते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। अभी चर्चा करते हैं कि जो हमारी कालीबंगा सभ्यता थी इसमें हमने देखा था कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक काल था और कौन सा था, अंशकाल युग था। कल हमने देखा था इसके बारे में कि जब कालीबंगा सभ्यता आई थी उस समय हमारा काल कौन सा था, आदि ऐतिहासिक काल था। और अगर बात करते हैं सभ्यता किस प्रकार की, नगरीय सभ्यता थी और युग कौन सा था, कांस्य युग था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास की दृष्टि से देखते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास की अगर बात करते हैं 3 भागों में बांटा गया, कोई प्राग ऐतिहासिक में आएगा, कोई सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आएगी, कोई कौन सी आती है, ऐतिहासिक काल में आती है। अगर मैं चर्चा करता हूं प्राग ऐतिहासिक काल, कौन सा आता है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल है। ये ऐसा काल था जिसमें मनुष्य ने इकट्ठा रहना सीखा। पहले हम आदि मानव अवस्था से पढ़ते थे, तो जब मनुष्य ने इकट्ठा रहना सीखा तो वो काल कौन सा था, प्राग ऐतिहासिक काल है, यानी मनुष्य झुंड में रहना स्टार्ट किया था। इस काल की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य ने झुंड में रहना स्टार्ट किया। प्राग ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम मनुष्य क्या झुंड में, पहले एकांत में रहते थे, ऐसे रहते थे, आदि मानव थे, पता ही नहीं था, अकेले अकेले 2-2 व्यक्ति रहते थे। बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा तो वो कुटुंब बना लगे, यानी समूह में रहना स्टार्ट किया था। मनुष्य ने झुंड में या समूह में रहना स्टार्ट किया था, ठीक है। दूसरा, ये कृषि करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, पहले क्या मांस खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, मांस खाते थे। इस काल में आते थे, इसने क्या कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो पशुपालन है। पशुपालन, इनके द्वारा पशुओं का पालने की जो प्रक्रिया है वो अपनाने लगे, ठीक है, पशुओं को पालने लगे थे, ठीक है, धीरे धीरे इनके द्वारा पशुओं को पालने लगे थे। चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, पहिए का आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया गया। कौन से काल में, जो आविष्कार, पहिए का आविष्कार किया, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने समूह में रहना स्टार्ट किया, कृषि करना स्टार्ट किया, पशुओं को यानी पशुपालन करना स्टार्ट किया। और क्या है, जो इन व्यक्तियों के द्वारा पहली बार पहिए का आविष्कार किया गया था, इन्होंने क्या पहिए का आविष्कार किया गया था। ये जो पहिए का आविष्कार है प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार है, पहली बार थी, पहले तो पता ही नहीं था। तो हमने देखा है, कोई पुरानी फिल्म देखते हैं, पुराना जो कुछ कविताएं या जो किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों या कोई पुरानी जो फिल्म होगी उनमें क्या बताया जाता है कि पहले जो आदि मानव थे ऐसे रहते, धीरे धीरे उन्होंने क्या है, कोई चीज थी उनको क्या है ऐसे इधर उधर ले जाते थे, तो पहले क्या घिस कर ले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घुमाना किया, जो धीरे धीरे उनके इनकी गढ़ाई की, तो पहिया पहले ऐसे पत्थर था, उसको धीरे धीरे क्या ऐसे रगड़ते ये गोल आकृति कर लेता है और ये घूमना स्टार्ट करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो उनके द्वारा प्रथम बार क्या पहिए का आविष्कार किया गया था। कौन से युग में, प्राग ऐतिहासिक काल युग में है। इसका 5वां पॉइंट लिखते हैं, तो आग के बारे में जानेंगे, ठीक है। आग की खोज की थी, किस युग में आग की खोज की थी। पहले आदि मानव थे, हमें पता है कच्चा ही मांस खाते थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे, जंगलों में कच्चा मांस जो होता था वो खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, उनमें बुद्धि विकसित हो गई और समूह में रहना स्टार्ट किया। समूह में रहते तो एक दूसरे का दिमाग चला, तो समूह में रहने कृषि, फिर वो कहते हैं भूमि पर कृषि करने लगे, फिर वहां पर क्या पशुपालन भी करने लगे और धीरे धीरे क्या पहिए का आविष्कार कर लेते हैं और आग की खोज की, ठीक है। और उसके क्या है, जो भोजन होता है वो खाकर खाने लगे। ये कौन सी आती है, प्राग ऐतिहासिक काल है। ये किस प्रकार का काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है। फिर अपना दूसरा काल आता है, आद्य ऐतिहासिक काल है। कौन सा आता है, दूसरा काल आता है, जिसका नाम क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है। तो अपनी ये जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपने किस काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से। दूसरा आद्य ऐतिहासिक
काल है। कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। जो कालीबंगा सभ्यता है वो इस ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी काल से है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये हमारी हनुमानगढ़ में है। इस काल की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें लिखित प्रमाण मिले हैं। लिखित प्रमाण मिले हैं। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला क्योंकि कोई पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं तो हमें यहाँ से लिखित प्रमाण मिलता है। लेकिन जो लिपि है वो क्या है? बाएं से दाएं और दाएं से बाएं है, अतः इनको पढ़ नहीं सकते हैं। लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन लिपि क्या है? लिपि बाएं से दाएं व दाएं से बाएं है। तो लिपि का जो प्रयोग किया गया है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। कल भी चर्चा की थी कि व्यक्ति इधर लिखेगा और क्या है इधर से लिखेगा, तो क्या है दोनों को समझ थोड़ी सीखेगा। पहले ऐसे पढ़ेगा फिर ऐसे पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि मानसिक संतुलन ऐसे ही होगा, या तो ऐसे पढ़ेगा या ऐसे पढ़ेगा। तो इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो लिखी गई है लेकिन बाएं से दाएं और दाएं से बाएं है, अतः अपठनीय है। लिखित प्रमाण मिला है लेकिन कौन सा है? अपठनीय है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें जो लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरा काल है जिसको क्या है? कालीबंगा से संबंधित है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये तो कौन सा युग आता है? कांस्य युग। हमने कल चर्चा की थी कालीबंगा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, कांस्य युग है, और कौन सी? नगरीय सभ्यता है। तो इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो ये युग कौन सा है? कांस्य युग। कांस्य युग है। इसके बाद अपना तीसरा काल आता है ऐतिहासिक काल। कौन सा है? ऐतिहासिक काल है जिसमें लिपि लिखी गई है, जिसकी अगर हम बात करते हैं लिखित प्रमाण मिले। अगर ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं वह काल जिसमें हमें लिखित प्रमाण मिले हैं और लिखित प्रमाण को हम पढ़ भी सकते हैं। लिखित प्रमाण मिले हैं और पठनीय भी है, वो काल क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। आज हम पढ़ते हैं कोई चीजें हैं छठी शताब्दी से लेकर वर्तमान का जो है वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसकी अगर हम बात करते हैं लिखित प्रमाण मिला है और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं छठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से, यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का जो समय है वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। इसमें कांस्य युग था। इसमें क्या? पाषाण युग था। प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर की खोज की थी तो पाषाण युग था। इसकी अगर हम बात करते हैं कांस्य युग है, और ऐतिहासिक काल की अगर बात करते हैं लोहा युग था। ये कौन सा आता है? लोहे का युग आया था। इसमें क्या है? लोग लोहे से परिचित थे। नगरीय सभ्यता की जो कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें क्या है? लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। एक क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। क्यों? लोहा कब आया था? इनके बाद में आया था। ये काल कब का है? आद्य ऐतिहासिक काल का है। ऐतिहासिक काल में लोग लोहे को जानना स्टार्ट किया था। तो ऐतिहासिक काल में क्या है? लोहे को जानते हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या? लोहे से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला है। इसमें क्या है? लिपि है। इसमें क्या है? जो लिखित प्रमाण मिला है इसमें विभिन्न प्रकार की लिपि है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऐतिहासिक काल आया इसमें लिखित प्रमाण मिला है, इसमें कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो पहला तो आता है सर्पाकार लिपि। कौन सी आती है? सर्पाकार लिपि। दूसरा बुष्टोफिदन है। बुष्टोफिदन लिपि है। पहला अगर मैं बात करता हूं ऐतिहासिक काल में हमें लिपियां मिली हैं, कौन कौन सी लिपि से संबंधित क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो कौन सी लिपि ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं है? एक पॉइंट दे देंगे आपको। तो पहला अगर बात करते हैं सर्पाकार लिपि है, वो इसी है। बुष्टोफिदन है। तीसरी अगर बात करते हैं भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक लिपि। सर्पाकार लिपि, इसमें क्या? सर्प की आकृतियों के इस प्रकार के संरचना बनाए जाते हैं। जिस प्रकार सर्पाकार होता है उसी के आकार की आकृति बनाई जाती है, लिखित प्रमाण मिलता है, इसलिए इसे सर्पाकार लिपि कहा जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं बुष्टोफिदन लिपि, इसमें कुछ जो शब्द है अंकुरित किए गए, अंकुरे गए हैं, इसे बुष्टोफिदन कहा जाता है। तीसरी कौन सी आती है? भाव चित्रात्मक है। तीसरी कौन सी आती है? भाव चित्रात्मक है। इसकी अगर बात करते हैं तो कहीं कहीं का चित्रात्मक वर्णन किया गया। जो ये ऐतिहासिक काल है, आप देखेंगे ऐतिहासिक काल में है जो किले हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनमें देखेंगे तो क्या है? आज भी वहां पर जो इनके चित्र बनाए गए, उन चित्रों पर कुछ क्या शब्द अंकुरित किए हैं और भाव प्रकट किए गए हैं कि ये व्यक्ति है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, या कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, परिवार में पितृस्थापन है तो वहां पर क्या उनके सामने सारे बैठे हुए। तो इस प्रकार भाव को चित्रों के माध्यम से अंकित किया जाता है। तो वो लिपि कौन सी आती है? भाव चित्रात्मक। इसके बाद आती है अपनी गोमुद्रिका है। कौन सी आती है? गोमुद्रिका लिपि है।
और इसके अंत की आती है सेंधव लिपि। कौन सी है? सेंधव लिपि है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक काल में लिपियों का वर्णन किया गया और इन लिपियों के माध्यम से इतिहास को बताने के बारे में चर्चा की गई, इतिहास को बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें लिखित प्रमाण भी है और युग कौन सा है? लोहे का युग है। छठी शताब्दी से लेकर वर्तमान का जो युग है ऐतिहासिक युग की श्रेणी में आता है। इसमें जो लिपियों के प्रकार है वो सर्पाकार है, गुष्टोफिदन है, भावचित्रात्मक है, गोमुद्रिका है और कौन सी आती है? सेंधव लिपि। ये कौन सा था? ऐतिहासिक काल से। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अपना पॉइंट कौन सा? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की है? नगरीय सभ्यता है। और किस प्रकार का युग? कांस्य युग है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और कौन सा युग था? कांस्य युग था। कौन सा युग था? कांस्य युग था। और किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसमें ये नगरीय सभ्यता थी। तो हम जानते हैं नगरों के जो मकान है, नगरीय सभ्यता है, नगरों के जो मकान है वो बनाए जाते हैं। शहरों की अगर बात करते हैं नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा की बात करते हैं नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा किस प्रकार की है? नगरीय सभ्यता है। पहाड़ की हमने बात की थी वो किस? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अपनी कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की है? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता है तो नगरों में जब आप जाएंगे तो मकान जो है किस प्रकार? समकोण पर बनाएंगे। मकान की अगर बात करते हैं समकोण पर बनाए गए हैं। समकोण पर बने मकान, यानी जो घर बनाए गए हैं वो समकोण पर इस प्रकार समकोण पर है, यानी यहां पर बीच में सड़कें निकलती है और सड़कों के किनारे किनारे मकान बनाए गए हैं। कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ पर समकोण पर मकान बनाए गए और समकोण पर क्या है? सड़कें। दूसरा, समकोण पर सड़कें बनाई गई, सड़कें बनाई गई है। कालीबंगा सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता है। नगरों पर आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे बीच में ऐसे चौराहा होगा, समकोण पर सड़कें होंगी, इस प्रकार सड़कें बनी होगी और इन सड़कों के किनारे के मकान बने, सड़कों के किनारे के मकान बने होंगे। इसी प्रकार कालीबंगा है। कालीबंगा में लोग क्या है? समकोण पर सड़कें बनाई जाती है और इन्हीं समकोण के आसपास के मकान बना लिए जाते हैं। तो ये समकोण जो बने होते हैं इसमें जो सड़कें बनी होती है इसमें पद्धतियां आती है। इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार की पद्धतियां आती है। यानी व्यक्ति जो सड़क बनाएंगे उसमें क्या है? विभिन्न प्रकार की योजना काम में ली जाती है। आज भी बनते हैं। अगर हम देखते हैं कि आज जो ऊपर की तरफ सड़कें बनती है, अभी जो भारतमाला बनी है इसकी अगर बात करें तो ऊपर से उठाई गई सड़क है। तो इसमें भी जो वैज्ञानिक है और जो बनाने वाले हैं इंजीनियर है उनके द्वारा क्या है? लिपियों का प्रयोग किया गया, किसी न किसी प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार जब कालीबंगा सभ्यता थी उसमें भी पद्धति का प्रयोग किया गया था, उसमें भी क्या है? पद्धति का प्रयोग किया गया था। इस पद्धति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो मकान बनाए गए थे, जो सड़कें बनाई गई थी उसमें पद्धतियां प्रयोग में ली जाती थी। तो इसमें कौन सी आती है? एक तो आती है अपनी जाल पद्धति है, जाल पद्धति, जाल पद्धति है। हम देखेंगे कि कालीबंगा के जो मकान है इस प्रकार समकोण से इधर जाएगा इधर जाएगा और सड़कें वो इसी समकोण पर है। तो यहाँ पर कौन सा? जाल सा बन रहा है। तो ये कौन सी पद्धति आती है? जाल पद्धति। दूसरी अगर हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति है। कौन सी आती है? ऑक्सफोर्ड पद्धति। जिस प्रकार एक डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड में एक डिक्शनरी चलती है इंग्लिश की, उसमें शब्द इधर से उधर के व्यवस्थित तरीके से दिए जाते हैं, उसी प्रकार जो ये सभ्यता है इस सभ्यता में के ऑक्सफोर्ड प्रणाली के अनुसार के है जो बनाए गए हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति के अनुसार के है जो सड़कें और क्या घर बनाए गए हैं। तीसरी आती है ग्रिड पद्धति। तीसरा इसे क्या कहा जाता है? ग्रिड पद्धति। इसे जाल पद्धति के नाम से जानते हैं। ऑक्सफोर्ड है, ग्रिड पद्धति है और चौथी कौन सी आती है? चेम्सफोर्ड पद्धति। कौन सी आती है? चेम्सफोर्ड। यानी कालीबंगा के जो मकान हैं और जो यहाँ की सड़कें हैं वो इन पद्धतियों के माध्यम से बनाई गई। या तो इसे जाल पद्धति कहा जाएगा, या इसे ग्रिड पद्धति है, या इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से जानते हैं, या अगर मैं बात करता हूं तो चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से जानते हैं। चेम्स या चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये पद्धतियां यहाँ पर प्रयोग ली जाती है। आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया गया? एक ऑप्शन दे दे, चेम्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, ग्रिड है या जाल है। 2-3 ऑप्शन अलग दे, तो उनमें क्या मिलान करना होगा। तो हमें पता है कि इन पद्धतियों का प्रयोग किया, तीनों में से कोई एक दे हमें पहचान लेंगे। इसी प्रकार यदि पूछ ले कि जो कालीबंगा है उसमें लिपि का प्रयोग किया, ऐतिहासिक काल में लिपि का प्रयोग किया गया, वो कौन कौन से?
जो कालीबंगा की लिपियां हैं, सेंद्रव है, भाचित्रात्मक है, गोमुद्रिका है, ठीक है। तो इस प्रकार किसी प्रकार देते हैं तो हमें क्या अपने आप पहचान लेंगे, अगर पढ़ा होगा तो समकोण पर सड़कें हैं और समकोण पर क्या मकान बनाए गए। अगर हम कालीबंगा की विशेषता देखें मकानों की, तो ये मकान बने। आज के युग की अगर बात करते हैं तो हम अपने जो मकानों के दरवाजे हैं वो कहें सड़क की तरफ रखते हैं। इधर क्या है, ये अपनी सड़क है। आज के युग के जो दरवाजे होते हैं मकानों के वो सड़क की तरफ रखे जाते हैं, यानी इस तरफ रखते हैं, अपने मेन गेट क्या है सड़क की तरफ रखते हैं। लेकिन कालीबंगा की एक विशेषता है कि यहाँ पर जो मकान के गेट बनाए गए, अपना मकान है उसके जो गेट है, बाहर निकलने का जो मुख्य दरवाजा है वो सड़क की तरफ न बनाकर पीछे की तरफ लोग रखते थे। लोग क्या है पीछे की तरफ रहते थे, ठीक है। बाहर की तरफ क्या उनके मकान के दरवाजे नहीं थे, अपने मकान के दरवाजे वो क्या जो मकान था उनके पीछे की तरफ रहते। इससे पता चलता है कि वहां के लोग किस प्रकार थे। कालीबंगा के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि इधर रखेंगे ताका झांकी करेंगे, बाहर की तरफ होंगे तो क्या ताका झांकी करते हैं एक दूसरे की। आज देख लीजिए अपने पड़ोस में खुद को तो पता नहीं चलता, पड़ोस वाले बता देंगे है भाई ये इनके ये हुआ, हे भाई ये इनके आज वो आया था, ठीक है। तो महिलाओं का कार्य ये इधर उधर की बात इधर उधर करना, ठीक है। भाई आज इनके इसे देखा, भाई आज उनके दोपहर में ये आया था, ये वहां पर गया था, ठीक है। भाई इनके तो आज गाड़ी ले, आज इनके, ठीक है। तो महिलाओं का कार्य होता है। लेकिन कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, ताका झांकी से कोई मतलब नहीं, अपने एकांत में रहते थे, मस्त रहते थे, अपने परिवार के साथ शांति प्रिय से के अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए यहाँ के जो मकानों के दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ बनाए गए थे। आज भी अगर इसका उत्खनन किया गया वहां पर ये प्रमाण मिले हैं कि यहाँ के जो मकान के दरवाजे हो क्या पीछे की तरफ बनाए गए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, यानी किसी के साथ उनको क्या है कोई लेना देना नहीं था। कालीबंगा के जो मकान हैं वो क्या है कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा के जो मकान हैं पहले कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, भट्टे नहीं होते, ईंट पकाने सिस्टम नहीं था, तो कच्ची ईंटें मिट्टी खूब हुआ करती थी, तो मिट्टी से ईंट निकालते, बड़ी बड़ी ईंटें हुआ करती थी, इन ईंटों के द्वारा सभी मकानों का निर्माण करते थे। तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों से मकान बने हैं। बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। धीरे धीरे कालीबंगा जो सभ्यता विकसित होती थी, और कालीबंगा अगर आप कभी घूमने के लिए गए तो वहां पर देखेंगे तो बाद में पक्की ईंटों के आज भी प्रमाण मिलते हैं। तो कालीबंगा में पहले कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग के माध्यम से मकान बनाए गए थे। इन ईंटों की अगर बात करते हैं कि लंबाई चौड़ाई कितनी थी, इन ईंटों की अगर मैं बात करूं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो 4 गुणा 2 गुणा 1 की अनुपात में था, यानी लंबाई 4 गुणा ऐसे थी, चौड़ाई इतनी थी और ऊंचाई इतनी थी। तो बड़ी बड़ी काफी बड़ी बड़ी ईंटें थी, आज के जमाने से बहुत बड़ी ईंटें हुआ करती थी। तो कालीबंगा सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 में रखा जाता था। 4 उनकी लंबाई रखी जाती थी, 2 उनकी चौड़ाई रखी जाती थी और 1 की अगर हम बात करते हैं ऊंचाई रखी जाती। एक क्या है ऊंचाई रखी जाती। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की नगरीय सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ा कि किस प्रकार की नगरीय सभ्यता है, तो इसमें किसके प्रमाण मिले हैं, नगर पालिका के निर्माण मिले। हमें कालीबंगा में नगर पालिका के प्रमाण मिले। नगरीय सभ्यता है तो नगरीय सभ्यता में पहला तो हमने पढ़ा कि सड़कें समकोण पर बनाई गई, जाल पत्ती है, ग्रिड पत्ती, ऑक्सफोर्ड और चेमसफोर्ड पत्ती के माध्यम से सड़कें बनाई गई थी। इसी प्रकार जो मकान को बनाने की इनकी क्या है एक अलग विद्या थी, जिनके मकानों का जो गेट था मेन गेट वो पीछे की तरफ था। नगरीय सभ्यता थी, तो इसी नगरीय सभ्यता से देखते हैं कि यहाँ से हमें नगर पालिका नालियों का, यहाँ से नालियों के प्रमाण मिले। पहले अगर लकड़ी की नालियां बनाई गई, अगर हम बात करते हैं कालीबंगा में तो इस प्रकार पहले क्या है, इस प्रकार जो नालियां बनाई गई कालीबंगा सभ्यता में हमें नालियों के प्रमाण मिले हैं। और ये जो नालियां थी वह पहले लकड़ी से बनाई गई थी। नालियां किससे हैं, लकड़ी से बनाई गई थी, बाद में क्या है पक्की ईंटों से बनी। तो इस प्रकार नालियां छोटी छोटी बाद में मुख्य नाली में चली जाती है। तो यहाँ से नालियों के प्रमाण मिले हैं। पहले लकड़ी की नालियां थी, लकड़ी से नालियां बनाई गई और बाद में पक्की ईंटों से तो नालियां बनाई गई है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, नगर पालिका के प्रमाण मिले। हमें प्रथम बार नगर पालिका के प्रमाण कौन सी सभ्यता में देखने को मिलते हैं,
तो हमें प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता के अंदर नगर पालिका के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो नालियां बनी हुई थी, नालियां पहले तो लकड़ी से बनाई गई थी, बाद में पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया था। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो भवन बने हैं, भवन हमने देखे थे कि मकान जो है उनकी गेट पीछे की तरफ है। इन भवनों में जब खुदाई की गई तो दरारें मिली है। इन भवनों में क्या है, दरारें मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दरारें वैसे तो आएगी, तो भूकंप का प्रमाण मिला है कि कालीबंगा में क्या भूकंप भी आते थे। तो भवनों में दरारें मिली हैं, भवनों में दरारें मिली है, जिससे पता चला है कि भूकंप आते थे, कालीबंगा में हमें भवन जो देखे थे, उत्खनन जब किया गया था 1961 से 1969 में, तो उनके द्वारा बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा क्या जब उत्खनन किया तो उन्होंने क्या भवनों में दरारें देखी थी। जब भवनों में ये दरारें देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर क्या भूकंप आया करते थे। तो प्रथम बार हमें भूकंप के बारे में जानकारी कौन सी सभ्यता से मिलती है, कालीबंगा सभ्यता से हमें मिलती है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के भवन जो बनाए गए थे उनमें क्या फर्श जो बनाए गए थे अलंकृत फर्श थे, यानी सजावटी आंगन है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी सभ्यता में अलंकृत फर्श या सजावटी आंगन मिला है, तो यहाँ की अलंकृत फर्श या सजावटी आंगन है, सजावटी आंगन, अलंकृत फर्श या सजावटी आंगन मिला है। और यहां से हमें क्या है तंदूर चूल्हे मिले, तंदूर भी मिला है और चूल्हे के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें तंदूर चूल्हा मिला है। इसके साथ की अगर मैं बात करता हूं तो व्याघ्र की मुद्रा मिली, व्याघ्र की मुद्रा और उस तरह के प्रमाण कहां से मिले, कालीबंगा से। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, व्याघ्र की मुद्रा है, मुद्रा, तंदूर चूल्हा है, और अगर हम बात करते हैं उस्तरा है, उस्तरा यहां से मिलता है। ठीक है, तो यहां से हमें ये प्रमाण मिले। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के बारे में जानकारी मिली है, यहाँ का जो फर्श है वो अलंकृत यानी सजावटी है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ का जो उस्तरा मिला है, व्याघ्र की मुद्रा मिली है तंदूर चूल्हा में। लेकिन यहाँ पर चूल्हे जो मिले पहाड़ में तो हमें क्या एक ही घर में 6-6 चूल्हे मिले, जिससे पता चलता है कि परिवार किस प्रकार का था, पितृस्तात्मक, यानी संयुक्त परिवार प्रणाली थी। लेकिन कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक घर में केवल एक ही चूल्हा मिला है, जिससे पता चलता है कि परिवार किस प्रकार मातृस्तात्मक, यानी माता के अधीन में था। जब आप जानते हैं महिलाओं के अधीन में कोई घर चलता है तो वो क्या है संयुक्त रूप से कभी नहीं चल सकता, वो क्या है अलग अलग चलेंगे। तो यहां से पता चलता है कि हाँ जो कालीबंगा सभ्यता थी वो किस प्रकार की मातृस्तात्मक है। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की मातृस्तात्मक सभ्यता है। और कौन सी है, एकल परिवार प्रणाली है, क्योंकि पिताजी तो होंगे, तो पिताजी तो क्या है सभी को संयुक्त रूप से रखने की कोशिश करेंगे। आदमी को तो कोई बात हो जाती है तो वो क्या इधर से सुनता है इधर से निकाल देते हैं, लेकिन महिलाओं की कोई बात जब हो जाती है तो वो क्या है निकालेंगे नहीं जब तक क्या है उसके कान में वो बात नहीं करे, जब तक उसके घर के 2 फाड़ नहीं करते तब तक क्या उसे शांत नहीं आएगा। उसने मुझे ऐसा कह दिया तो कहे क्यों दिया, लेकिन आदमी जो होता है कह दिया तो कोई बात, अपना ही भाई कह दिया, इधर से सुनता इधर से निकाल देता है। लेकिन महिलाएं जब ये सुनती हैं तो उसने ऐसा क्यों कहा, और घर आने पर बात क्या पहले यही मुद्दा उठता है, ये मुद्दा उठता है तो घर के क्या 2 फाड़ हो जाते हैं और परिवार किस प्रकार होता है एकल परिवार प्रणाली। इसलिए कालीबंगा में एक ही तंदूर या एक ही चूल्हे मिले हैं, जबकि आहड़ की अगर हम बात करते हैं तो वहां 6-6 चूल्हे एक ही घर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या है एक महिला की मुद्रा मिली है, कुमार देवी की मुद्रा है, एक महिला की मुद्रा मिली है, कौन सी आते हैं कुमार देवी की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी सभ्यता से कुमार देवी की मुद्रा मिली है, कोई महिला होगी जिसका नाम कुमार देवी हुआ। मातृस्तात्मक था परिवार, तो महिलाओं का वंश था, महिलाओं का सिस्टम था सारा, वही धन रखती थी वही सब कुछ रखती थी। तो यहाँ पर क्या हमें एक महिला की मुद्रा मिली है, कौन सी आती है कुमार देवी की मुद्रा है। लिखाने की जरूरत नहीं, परिवार किस प्रकार था एकल परिवार था, एकल परिवार था और मातृस्तात्मक, मुखिया इसका क्या था महिला थी तो एकल चलेगा। ठीक है, 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि अपना मुखिया क्या महिला है तो एक ही चलेगी। ठीक है, यहां से अगर हम बात करते हैं कालीबंगा से, तो कालीबंगा से हमें 7 हवन कुंड मिले, 7 के हैं हवन कुंड यानी अग्नि वेदिका मिली है। कालीबंगा में घूमने के लिए गए उत्खनन किया था, वहां पर क्या है 7 हवन कुंड मिलते हैं। कालीबंगा से कितने हमें 7 हवन कुंड मिले। तो कालीबंगा से कितने हवन कुंड या यज्ञ वेदिका मिली है,
तो हमें कालीबंगा का जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से 7 हवन कुंड मिले, 7 हवन कुंड मिले। हवन कुंड या इसे यज्ञ वेदिका भी कहा जाता है। यज्ञ वेदिका स्वास्तिक बनाकर इस प्रकार के है यज्ञ करते थे चारों तरफ ऐसे बनाकर, ठीक है। तो यज्ञ वेदिका, या अगर मैं बात करूं 7 हवन कुंड कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, अपने कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और यहाँ से हमें क्या है, एक व्यक्ति है उसकी फोटो मिली है, वो क्या है, बेल को लेकर जा रहा है। एक व्यक्ति है वो बेल को लेकर, बेल को हाथों से खींचकर ले जा रहा है। एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें यह जो व्यक्ति है इस यज्ञ वेदिका की तरफ इस बेल को खींचकर ले जा रहा है, जिससे जो उत्खनन करता थे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये लोग बलि देते, ये लोग क्या है, बलि देते थे। अतः प्रथम बार हमें बलि की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिलती है, कालीबंगा से। तो इसमें लिखेंगे प्रथम बार बलि की जानकारी मिलती है, क्योंकि कोई बेल को ले जा रहा है, हाथ में से रस्सा पकड़ा हुआ बेल को आगे की तरफ ले जा रहा है और वहां पर यज्ञ वेदिका ये गुंड बनाए गए उसकी तरफ ले जा रहा है, स्वास्तिक चिन्ह जो बनाए गए हैं। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये लोग बलि देते थे। अतः प्रथम बार हमें बलि देने की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिलती है, तो अगर हम बात करते हैं तो यह जानकारी हमें कालीबंगा से मिलती है। कहां से मिलती है, कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। इसी कालीबंगा सभ्यता में हमें ऊंट पालने की जानकारी मिली। गाय भैंस बकरी ऊंट कुत्ता इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। कालीबंगा सभ्यता में क्या है, ये पशु पालते थे, गाय पालते थे, भैंस है, गाय भैंस बकरी कुत्ता बेल ऊंट और अगर मैं बात करूं सूअर है। कालीबंगा सभ्यता में गाय भैंस बकरी कुत्ता बेल ऊंट और सूअर पालने की जानकारी मिली। यहाँ से हमें क्या है, घोड़े पालने की जानकारी नहीं मिली, यानी घोड़े के अवशेष नहीं मिले। अगर कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ से हमें हल से जुते हुए खेत मिले, हल से जुते हुए खेत मिले। कालीबंगा से हमें हल से जुते हुए खेत मिले। अभी चर्चा की थी कि हनुमानगढ़ जो दक्षिणी पूर्व में क्या है, हल से जुते हुए खेत मिले। कालीबंगा सभ्यता जो है उसमें दक्षिणी पूर्व की तरफ हल से जुते हुए क्या खेत मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाय भैंस बकरी कुत्ता बेल ऊंट और सूअर मिले। कुत्ता यहाँ का पालतू जानवर था। प्रश्न पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता में यहाँ का पालतू जानवर कौन सा था, तो कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं कुत्ता यहाँ का पालतू जानवर था। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो क्या कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें मंदिर के प्रमाण मिले कि लोग मूर्ति पूजा या किसी प्रकार की पूजा करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसमें लिखेंगे कि कालीबंगा में हमें मंदिर से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला, कालीबंगा में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। यहाँ पर यज्ञ वेदिका और 7 हवन कुंड तो मिले हैं, लेकिन यहाँ की बात करते हैं मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। कालीबंगा में मंदिर से संबंधित मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यहाँ पर क्या है, जो उस तरह तो मिला है, कपड़े में लिपटा उस तरह मिला है, और क्या है जो मापने करने का एक पैमाना मिला है। कोई भी चीज है, ये गेहूं या किसी प्रकार का मैपान करते हैं, वर्तमान में इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जिसे वर्तमान खारिया से कहते हैं। एक एन क्या इस प्रकार का पैमाना था जिससे क्या मिट्टी का बना हुआ था, जिससे लोग अपनी जो चीजें थी उनका क्या बंटवारा करते थे। यहाँ का पैमाना मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ के लोग कृषि प्लस क्या पशु पालते थे, यानी मिश्रित कृषि करते थे। किस प्रकार की है, कालीबंगा के लोग मिश्रित कृषि किया करते थे, पशु भी पालते थे, कृषि भी। पशु तो हमने देखा था, गाय भैंस बकरी है, ठीक है, और कुत्ता है, सुअर है, इस प्रकार ये सारे जो पशु है वो पालते थे। अगर मैं बात करूं तो ये कृषि कौन कौन सी करते थे, यहाँ की अगर बात करते हैं तो सरसों है, गेहूं जौ और चना है। सरसों गेहूं जौ चना है, इसके हमें अवशेष मिले, इसके बारे में जानकारी मिली। हल जोते थे, लेकिन हल में क्या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। बात आएगा कि कालीबंगा सभ्यता में कौन से हल का प्रयोग, लकड़ी का था, लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। लोहे से ये लोग परिचित थे, लोहा बाद में ऐतिहासिक काल में आया था, तो लोहे का इनके साथ कोई लेना देना, कंफ्यूज करने के एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, तो इसमें क्या लोहे से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर कृषि करते थे, कृषि में क्या है, कृषि के साथ पशु भी पालते थे, इसलिए क्या मिश्रित कृषि किया करते थे।
कुछ कुछ आजीवन का साधन ये बनता था, कुछ ये बनता था। कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाते थे? सरसों, गेहूं, जौ, चना है। चावल से ये लोग अपरिचित। चावल हमें आहार से मिलते हैं, मृत भांड है, ओवरी है, कोठे जहां मिले थे, तो यहाँ के वो लोग तो चावल से परिचित थे, लेकिन कालीबंगा के लोग क्या चावल से अपरिचित थे। तो यहाँ पर ये कृषि देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं कालीबंगा में, कालीबंगा की बात करते हैं तो लोगों की मृत्यु होती थी। कालीबंगा में जब लोगों की मृत्यु होती तो यहाँ पर क्या दाह संस्कार के प्रकार मिले। हमें क्या है, जो व्यक्ति है वो दफनाते थे, वो व्यक्ति है उनको क्या है किसी न किसी प्रकार से तो क्या है उनका क्रियाक्रम करते थे। तो हमें क्या है दाह संस्कार या अंत्येष्टि के बारे में जानकारी मिलती है कालीबंगा से। इसमें आंशिक समाधान है, पूर्ण समाधान है, ठीक है। कलश समाधान है, आंशिक समाधान और कौन सा आता है, पूर्ण समाधान है। हमें 3 प्रकार के समाधान के बारे में जानकारी मिलती है कालीबंगा की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, किस प्रकार जब कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती थी तो लोग उनको अंतिम पड़ाव तक ले जाते थे। तो हमें क्या संस्कार के बारे में यानी अंत्येष्टि के बारे में जानकारी मिलती है। कितने प्रकार की अंत्येष्टि करते हैं? 3 प्रकार की। पहला तो कौन सा आता है, कलश समाधान, कलश समाधान। ये क्या है, सर्वाधिक मिले, सर्वाधिक मिले। दूसरा आंशिक समाधान, आंशिक समाधान है। तीसरा पूर्ण समाधान है, कौन सा आता है, पूर्ण समाधान है, शव को दफना देना। पूर्ण समाधान है, पैर दक्षिण तरफ होते। अगर हम बात करते हैं कि कालीबंगा जो है उसमें अंत्येष्टि या दाह संस्कार के कितने प्रकार है, तो कालीबंगा में अंत्येष्टि या दाह संस्कार के 3 प्रकार बताए गए हैं। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो पहला तो कौन सा आता है, कलश समाधान है। दूसरा कौन सा आता है, आंशिक समाधान है। और तीसरा आता है अपना पूर्ण समाधान है। तीसरा कौन सा आता है, पूर्ण समाधान है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर मैं बात करता हूं कलश समाधान की, तो ये सर्वाधिक मिले। सबसे ज्यादा जब इसका उत्खनन किया गया तो जो कलश समाधान है उसके सर्वाधिक प्रमाण मिले। कैसे, कोई व्यक्ति जब क्या है मृत्यु हो जाती, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसको क्या डायरेक्ट कहीं पर लेकर नहीं जाते। प्राचीन समय में कहाँ गंगा में बहाई जाती थी अस्थियां, ठीक है, लोग अपने भाव से करके जो नदियां थी या जो उनमें बहा देते। तो आंशिक समाधान सर्वाधिक मिले हैं। किस प्रकार है, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जब हो जाती तो वहां के लोग क्या है उसको एक हांडी के अंदर, ठीक है, जो क्रियाक्रम करके उसको एक हांडी के अंदर, इस प्रकार मटका होता है, आज भी होता है, उसमें क्या हांडी रख करके इस प्रकार, ठीक है, उसकी अस्थि उसमें डालते, उसके कपड़े पर बांधते और वहां पर क्या दफना देते। वहां पर क्या है दफना देते थे। फिर दूसरा व्यक्ति आता उसके भी दफना देते। कौन जाता कहीं तराने, ठीक है, पहले इतने लोग नहीं जानते थे गंगा में तराएंगे ये, ठीक है, अस्थियां वहां ले जाएंगे, तब उनका क्या है आत्मा का गमन होगा। इस प्रकार अभी खाते में नहीं, पहले नहीं थे, तो यहाँ पर ये दफना देते हैं। तो सर्वाधिक समाधान है, लोग नहीं जाते थे, तो इस प्रकार जब खुदाई की गई तो इस प्रकार के क्या कलश समाधान, इस प्रकार के क्या मटके ले, जिससे प्रमाण लगाया गया कि कलश समाधान सर्वाधिक मिले। इसके बाद में आंशिक समाधान है, इसमें व्यक्ति को खुद को नहीं दफनाया जाता है, उसका कोई प्रतिरूप या किसी भी प्रकार की उसकी एक फोटो या संरचना बनाकर किसी भी उसके साथ कोई वस्तु जो होती है उसको क्या इसमें दफनाया जाता है। तो इसमें क्या व्यक्ति नहीं होता है। पूर्ण समाधान है, इसमें व्यक्ति को दफनाया जाता है, इसमें व्यक्ति को बिल्कुल दफनाया जाता है, जमीन के अंदर है। और इसमें क्या पैर दक्षिण की तरफ रखे जाते हैं, पैर जो होते हैं दक्षिण की तरफ रखे जाते हैं। ये लोग क्या कहते थे, कालीबंगा के लोग मानते थे कि यदि व्यक्ति को दक्षिण की तरफ पैर कर दफनाया जाएगा तो वह पुनर्जन्म होगा, वह व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा, ठीक है, उसका इस सृष्टि में क्या दोबारा आगमन होगा। तो ये कौन सी, अगर हम बात करते हैं कौन से समाधान में कहा जाता है, पूर्ण समाधान में है। और कौन से सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता। 3 प्रकार के संस्कार, अंत्येष्टि या दाह संस्कार है, 3 प्रकार, कलश समाधान, आंशिक समाधान है, पूर्ण समाधान है। पूर्ण समाधान में इनके द्वारा यह माना जाता था कि यदि हमें किसी व्यक्ति को जब दक्षिण की तरफ पैर कर सुलाएंगे, उसको दफनाएंगे तो उसका क्या पुनर्जन्म होगा, उसका क्या होगा पुनर्जन्म होगा। तो इस प्रकार 3 समाधान से संबंधित था। अब अगर हम बात करते हैं कालीबंगा है, उसमें प्रथम बार हमें शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर जब ये उत्खनन कर रहे थे तो इन्हें क्या है एक लड़के की क्या है बॉडी मिली, ठीक है, वहां से जब निकाल रहे थे तो एक लड़के की क्या बॉडी मिली है। उसमें क्या है उसके जो मस्तिष्क है सर में क्या है छेद किए, सर में क्या है छेद किए होते, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से संबंधित थे। यहाँ के लोग क्या शल्य चिकित्सा को जानते थे, शल्य चिकित्सा क्या है जानते थे। हाइड्रोसफलिस, ठीक है, हाइड्रोसफलिस प्रक्रिया होती है जिससे क्या ये लोग परिचित थे। तो इसमें क्या है हमें हाइड्रोसफलिस रोग था, ठीक है, बालक जो था उसकी खोपड़ी में छिद्र की गई, ठीक है,
एक बालक की बॉडी मिली, उसमें क्या खोपड़ी थी, और खोपड़ी में क्या है, छिद्र मिले। खोपड़ी में क्या मिले, हमें छिद्र मिले हैं। इस छिद्र से पता चलता है कि यहाँ के लोग, ये बालक जो था हाइड्रोसफलिस बीमारी से ग्रसित था। उत्खनन करने वाले के अनुमान लगा रहे, उसमें जो रोग चल रहे थे उससे पता चलता है कि यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है, एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें छिद्र किए हुए थे। कोई कई किताबों में 3 लिखी गई, कई में 6, किसने देखा, ठीक है, अलग अलग लिख दिए। तो 3 छिद्र या 6 छिद्र इसमें किए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हाइड्रोसफलिस रोग था, जिसके पता चलता है हमें प्रथम बार शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा यानी यहाँ के लोग हैं शल्य चिकित्सा के बारे में जानते थे। तो हाइड्रोसफलिस के संबंधित कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा है। शल्य चिकित्सा से कौन सी सभ्यता है, अपनी कौन सी आती है अपनी सभ्यता कौन सी आती है, कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें घोड़े के प्रमाण बिल्कुल नहीं मिले, ऊंट के प्रमाण मिलेंगे। मंदिर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है, चावल से यह संबंधित नहीं थे, चावल से यह क्या है, संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि शल्य चिकित्सा है, इसे कपाल भेदन विधि भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा को इस नाम से जानते हैं, कपाल भेदन विधि। निम्न में से कौन सी सभ्यता कपाल भेदन विधि से संबंधित थी, कालीबंगा सभ्यता। अब इसके बाद पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, काली कौन सी बंगा सभ्यता है, उसके पतन का कारण क्या था। तो क्या है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा जाता है जिस प्रकार मोहनजोदड़ो था, उसमें क्या नदी में उफान आया था, सिंधु नदी उफान पर आ गई थी और सभ्यता क्या तहस नहस हो जाती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक आपदा पता नहीं कि बरसात ज्यादा हुई थी, या कोई नदी टूटी थी, या किसी प्रकार का तूफान आया था, या कोई अन्य ज्वालामुखी पड़ी थी, किस कारण हुआ, केवल इतना लिखा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। लेकिन प्रोफेसर अमलानंद घोष क्या कहते हैं कि उष्णता के कारण है, विषम परिस्थितियां हैं, जलवायु परिवर्तन हुआ, इसके कारण क्या है, इस सभ्यता का क्या है, पतन हुआ था, ठीक है। उष्णता और पर्यावरण है, ठीक है। जो प्रोफेसर अमलानंद घोष कहते हैं, जिसने उनकी खोज की थी कालीबंगा की, वो कहते हैं कि यह जो कालीबंगा सभ्यता है, इसकी अगर मैं पतन की बात करता हूं तो उष्णता है और प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें असंतुलन हो गया। अभी देखिए तापमान बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि उष्णता ज्यादा हो रही है और पर्यावरण में क्या है, असंतुलन बढ़ रहा है। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, एसिड लगाई जा रही है, तो इससे क्या है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कभी न कभी ये भी अपनी भी जो जहां हम रह रहे हैं ये भी कभी न कभी खत्म होगी। कोई न कोई तो क्या है बहाना लगेगा कि उष्णता के कारण है, या प्राकृतिक प्रकोप है, बारिश ज्यादा हुई या बिजली गिरी, तो ये तहस नहस तो होगी एक समय के बाद में, क्या सभी चीजें तहस नहस होती है। तो ये अगर बात करते हैं प्रोफेसर अमलानंद, ये कहते हैं उष्णता के कारण और पर्यावरण असंतुलन के कारण क्या है, ये सभ्यता नष्ट हो गई थी, ये सभ्यता क्या है, नष्ट हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, उसमें छोटे छोटे कुछ चीजें मिली, तांबे के कुछ अवशेष मिले, तांबे के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है, उस तरह मिले हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक गाय के मुख का प्याला मिला है, गाय रखते थे लोग, तो यहाँ से क्या है, गाय के मुख का प्याला मिला है। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी सभ्यता गाय के मुख के प्याले से संबंधित है, तो कौन सी आती है, कालीबंगा सभ्यता है। इसी के साथ अगर चर्चा की जाती है कि कांस्य के दर्पण है, कांस्य के दर्पण हमें कहां से मिले, कांस्य युग था, तो कांस्य के दर्पण हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और इसी के बाद अगर चर्चा करेंगे कि बेल है, उसकी आकृतिनुमा संरचना है, तांबे के बेल है, ठीक है, तांबे के बेल आकृतिनुमा संरचना बनाएगी बेल की, तांबे के, वो कहां से मिले, कालीबंगा से। हाथी के दांत के अवशेष कहां मिले हैं, हाथी के दांत के अवशेष हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पॉइंट जो पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि बैलगाड़ी कहां मिली है, तो बेल यहाँ तो बैलगाड़ी नहीं होगी, बेलनाकार मुहर मिली है, जिसे मेसोपोटामियम सभ्यता से जाना जाता है, यानी प्राचीन मोहरे मिली, बेलनाकार जो मोहरे मिली है वो कौन सी सभ्यता से है, कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिली है। यहाँ से हमें क्या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की वस्तुएं मिली है, कांच की चूड़ियां मिली है, तो कांच की वस्तुएं अपनी कालीबंगा से होंगी, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां हैं, तो कांच की वस्तुएं हैं, मिट्टी के बर्तन है, वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिले हैं। और इसके साथ अगर बात करते हैं, यहाँ से जो मणियां मिली है, ठीक है, यहाँ से क्या मणियां मिली है, मणियां मिली है, इसके साथ के खिलौने भी मिले हैं, तो खिलौने से संबंधित कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। और हमने ईंटों का दिया, पहले कच्ची थी, बाद में क्या पक्की ईंटों का बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या चबूतरे जो बनाए गए, चबूतरे जो बनाए गए उसमें क्या पहले कच्ची ईंटें थी, बाद में पक्की ईंटें बनाई गई। यहाँ पर भी क्या आहड़ की तरफ मृत भांड मिले हैं, आहड़ की तरह क्या है, मृत भांड मिले हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो मृत भांड है उनके ऊपर अगर बात करते हैं, काले रंग के ऊपर क्या है, लाल रंग से अंकुरित किए गए, ठीक है। तो ये कोई मृत भांड है, उसके नीचे की जो संरचना है वो तो काले रंग की होगी, उसके ऊपर जो क्या डिजाइन दी जाएंगे वो क्या लाल रंग के। हेड एंड
ब्लैक रेड वहां पर आहड़ में भी थी। प्रायिकता अगर दोनों में कंफ्यूजन के लिए देगा तो आहड़ को हम प्रायिकता देंगे। लाल काले मृतभांड कहां से मिले? आहड़ से। उसमें तो क्या किया गया है, आहड़ की अगर बात करते हैं, और ये अपना कौन सा कालीबंगा है, दोनों में कंफ्यूज करवाएगा कि लाल काले मृतभांड कहां मिले, तो दोनों जगह मिले। इसकी अगर बात करता है तो उसमें बताया गया है कि इसमें नीचे की तरफ है कोई जो बर्तन बनाया गया है, मृतभांड बनाया गया, उसमें नीचे तो कौन सा है, अपना काला रंग है, और ऊपर कौन सा लाल, इस प्रकार। लेकिन कालीबंगा में जो बर्तन बनाए गए हैं उसमें जो क्या है, पूरा जैसे मटका है वो क्या है, काला हुआ, पूरा क्या है, मटके को ऐसे काला कर दिया गया, और उसके ऊपर डिजाइन जो दिए गए वो किसके, लाल रंग के, वो किसके, लाल रंग के। तो कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। अंकुरित नुमा संरचना है, काले रंग के ऊपर अंकुरित नुमा संरचना जो बनाई गई लाल रंग की, वो सभ्यता तो कौन सी, कालीबंगा है। अगर पूछेगा कि नीचे की तरफ काला है, ऊपर की तरफ क्या लाल है, इस प्रकार के वर्तमान कौन सी सभ्यता में देखने को मिलते हैं, वो अपनी कौन सी आएगी, आर्ट से। क्वेश्चन करेंगे फिर और कंफ्यूज निकालेंगे। दोनों में लाल काले से संबंधित क्या है, क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन प्रायिकता हमें आहड़ को देनी है, हमें प्रायिकता किसको देनी है, आहड़ को देनी है। तो ये हमारा मुख्य बातें थी। अब इसमें क्या है, कालीबंगा सभ्यता, इसमें एक पॉइंट आता है कि कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता कौन सी कहलाती है, दीनहीन बस्ती के नाम से इसे जाना जाता है। अब एक पॉइंट रह गया कि कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है ये कितनी प्राचीन है, कितनी प्राचीन है, कब से कब थी। अगर माना जाता है कि 1900 या 2000 के आसपास तो कौन सी थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, उनके अवशेष की माने जाते हैं। लेकिन अपनी कालीबंगा सभ्यता है, इसकी जो अवधि थी वो कौन सी थी, तो कार्बन C14 है। कार्बन 14 प्रणाली के द्वारा एक पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी जो होती है उसके इतिहास के बारे में पता चलता है कि उसकी आयु कितनी है। तो कार्बन C14 प्रणाली के द्वारा कालीबंगा के बारे में कहा जाता है ये 2300 ईस्वी पूर्व प्राचीन है। इसकी अगर हम बात करते हैं 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक ये प्राचीन मानी गई है, ठीक है। अनुसार की अगर बात करते हैं कार्बन C रेडियो 14 प्रणाली के अनुसार क्या 2300 से 1700 ईस्वी के पूर्व ये मानी जाती है। कालीबंगा के हमने कितने बताए थे, भाग के दो भाग, कालीबंगा के दो भागों में थी, एक तो अलग भाग था, एक अद्वितीय था, द्वितीय था। तो दो भागों में कालीबंगा का विकास होता है। इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो प्रथम भाग की कालीबंगा की कब से कब लेकर थी, ठीक है, कब से कब ईस्वी तक थी। तो कालीबंगा का प्रथम की अगर बात करते हैं, पहला तो इसमें लिखेंगे कार्बन 14 के अनुसार कालीबंगा का जो काल था 2300 ईस्वी या 2300 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। ये तो क्या है संपूर्ण कालीबंगा के बारे में। कार्बन रेडियो 14 प्रणाली, रेडियो कार्बन C14 प्रणाली के अनुसार ये माना गया। लेकिन अगर पूछते हैं कि कालीबंगा के हमने क्या दो भाग बताए थे, कितने हैं, दो भाग बताए थे। इनमें अगर प्रथम भाग की अगर बात करते हैं तो प्रथम भाग है वो 2400 से लेकर 2250 ईस्वी, इसके दो भागों में विकास हुआ। कालीबंगा के दो भागों में विकास हुआ, हमने चर्चा की। ध्रुवीकृत अध्रुवीकृत हेटकेलेनुमा संरचना थी, तो दो भागों में कालीबंगा का विकास होता है। प्रथम भाग का विकास है वो 2400 से 2250 तक होता है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो 2200 से लेकर क्या 1750, दूसरे का 2200 ईस्वी से 1700 तक मान लीजिए, ठीक है, 1700 या 1750, ठीक है। तो 2200 से लेकर 1750 या 1700 ईस्वी तक जो विकास होता है वो कालीबंगा के दूसरे भाग का होता है। प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो 2400 से लेकर 2250 तक होता है, ठीक है, 2400 से लेकर 1450 तक। कार्बन C14 के अनुसार जो कालीबंगा सभ्यता है उसको 2300 ईस्वी माना जाता है, 2300 से लेकर 1750 तक इसको रखा गया है। लेकिन प्रथम भाग अगर 2400, तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। अगर पूछेगा कालीबंगा सभ्यता की उम्र कितनी, कार्बन C14 प्रणाली के अनुसार, रेडियो कार्बन 14 प्रणाली के अनुसार कालीबंगा की उम्र, ऑप्शन देखा आपको 2300, 2500, 2200 इस प्रकार है। तो इसे क्या करेंगे हम 2300 करेंगे, उसमें तो हम क्या करेंगे 2300 करेंगे। लेकिन दूसरा अगर पूछ लिया जाता है जो कालीबंगा सभ्यता के प्रथम जो भाग है उसका कालक्रम बताइए, उसका हम क्या करेंगे 2400 से लेकर 2250 ईस्वी। दूसरे का पूछेगा तो 2200 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य के कालीबंगा का विकास होता है। तो इस प्रकार ये हमारी कालीबंगा सभ्यता थी। इसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा को क्या कहते हैं, दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कैसा इसका पतन हुआ, कालीबंगा के पतन की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा के कारण इसका पतन होता है। लेकिन प्रोफेसर अमलानंद कहते हैं नहीं, प्राकृतिक आपदा नहीं है, उष्णता के कारण, यानी तापमान लगातार बढ़ता गया, प्राकृतिक में असंतुलन है, पर्यावरण में असंतुलन आ गया, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, लोग मर गए।
पूरी है, जानवर मर गए, लोग मर गए, और इस सभ्यता में क्या है, कभी किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हुआ वो हो गया, और क्या है ये सभ्यता पतन की ओर हो जाती। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता समृद्ध थी वो, उसमें क्या सिंधु नदी थी, सिंधु नदी में बरसात के कारण उफान आए, उफान आने का कारण क्या है, यह सभ्यता उस नदी के भाव क्षेत्र के नीचे की तरफ बसी हुई थी, जिससे खत्म हो जाती है। लेकिन अपनी कालीबंगा जो सभ्यता थी ये उष्णता या प्राकृतिक प्रकोप के कारण क्या खत्म होती है। तो पॉइंट देखिए, पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण विभिन्न जो अर्थशास्त्री थे, लॉजिकल थे, उनके द्वारा किस प्रकार लॉजिक लगाया गया और किस प्रकार इनके पतन का हो, तो वो बताएंगे इसका पतन का कारण प्राकृतिक आपदा थी, सारे प्राकृतिक आपदा को मानते। लेकिन प्रोफेसर अमलानंद घोष उन्होंने खोज की, वहां पर उनके द्वारा एक एक चीज को देखा गया था, परखा गया था, तो उन्हें पता चला कि उष्णता और पर्यावरण असंतुलन के कारण ये क्या खत्म हो जाती है। तो ये हमारी क्या थी, कालीबंगा सभ्यता जो कंप्लीट होती है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है, कोई सभ्यता समृद्ध बात करें। अब तो छोटी छोटी सभ्यताएं, एक दो लाइन के, ज्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता है, इन्हीं सभ्यताओं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, काले रंग की चूड़ियां होती है, ये अगर हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में। अगर खेतों की बात करता है तो हनुमानगढ़ जो कालीबंगा है दक्षिण पूर्व में, ठीक। और इसकी अगर उत्खनन की अगर हम बात करते हैं 1961 से 1969 तक चला था। इसकी खोज 1951 से 52 में किसने की थी, प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा की जाती। उत्खनन संबंधी कार्य वी बिलाल है, बरजवा सिलाल और वी के थापर के द्वारा किया गया था। कौन सी नदी है, गग्गर नदी, नट नदी, नाली, पाट है, मर्थ है, सोतर है, ठीक है। इस नदी किनारे बसी हुई थी। यह नदी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है। पाकिस्तान में जाती हकरा कहा जाता है, उफान होती है तो इसे फोर्ट अब्बास के नाम से जानते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दो संयुक्त राजधानी थी, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया। इसके बाद हमने देखा था इतिहास के 3 काल होते, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल से अपनी जो कालीबंगा सभ्यता वो संबंधित है। कहाँ से युग है, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता है तो नगर पालिका के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ की जो नालियाँ बनाएंगे पहले लकड़ी से बनाई गई थी, बाद में क्या है कच्ची ईंटों से, ठीक है, फिर ईंट पक्के ईंटों से बनाई गई थी। यहाँ की अगर बात करते हैं तो जो मकान बनाए गए हैं और जो सड़कें बनाई गई वो क्या समकोण पर है, जिसमें क्या जाल पत्ती, गीड पत्ती, ऑक्सफोर्ड और चैनसोर पत्ती का प्रयोग किया गया है। और अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की जो लिपियां हैं वो कौन सी थी, सैंधव है, भावचित्रात्मक है, गोमुद्रिका है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सैंधव भावचित्रात्मक है, गोमुद्रिका है, ये जो इसमें लिपियों का प्रयोग है, सैंधव का ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ है, ठीक है। तो इस प्रकार की लिपियों से प्रश्न पूछ लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें किस किस के प्रमाण मिले हैं। तो ये क्या पशुपालन करते थे, पशुओं का पालन करते थे, गाय, भैंस, बकरी है, और यहाँ से घोड़े के प्रमाण नहीं है, बाकी ऊंट है, सुअर है, कुत्ता यहाँ का पालतू पशु था। ये क्या है, कृषि करते थे। ये क्या करते थे, कृषि करते थे, सरसों, जौ, चना, गेहूं, चावल का अवशेष नहीं मिला है, मिश्रित कृषि करते थे, ठीक है, मिश्रित प्रकार करते थे। पशुपालन भी करते थे, साथ में कुछ आजीविका का साधन उससे था, कुछ उससे था, इस प्रकार ये करते थे। यहाँ से क्या है, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, लेकिन लोहे के हल से संबंध नहीं, लोहे से ये लोग नहीं जानते थे। मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, घोड़े से कोई लेना देना नहीं था, घोड़े को नहीं जानते हैं। यहाँ पर एक बालक है, उसके छेद में क्या है, उसके मस्तिष्क में छेद के एक खोपड़ी मिली है, जिसमें के छेद किए हुए हैं, कभी 3 दिए गए, ज्यादातर आरबीसी के अनुसार 3 दिए जाते हैं, 3 छेद मिले, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा संबंधित थे। हाइड्रोसेफेलिस रोग था, उसकी शल्य चिकित्सा किया करते थे, ठीक है। तो ये अगर बात करते हैं शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। अगर हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पर संयुक्त परिवार नहीं मिली है, यहाँ पर क्या एकल परिवार प्रणाली है। क्यों, क्योंकि मातृस्थापन था, घर में जब किए गए हैं, घर को जब उन्होंने खोदा था, देखा था, तो वहां पर एक एक चूल्हे मिले, तो जिससे पता चलता है कि महिला के दिन में तभी हो सकते हैं ऐसे कारनामे। अगर पुरुष होगा तो वो तो क्या है सभी को साथ लेकर चलेगा। तो यहाँ से क्या हमें एकल परिवार प्रणाली के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर क्या भूकंप के बारे में दरारें मिली मकानों में, जिससे भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर अलंकृत फर्श और सजावटी आंगन के बारे में पता चलता है। एक उस तरह मिला है, कपड़े में लिपेटा उस तरह मिला है, और क्या है इधर उधर कोई चीजें, गेहूं जो चना है, इनको इधर उधर करने के लिए माप मिला है, माप पैमाना मिला है, मिट्टी का पैमाना है, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। बैलगाड़ी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। बैल की एक वृषभ आकृति के रूप में हमें प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या छोटी व्याघ्र की मुद्रा है, कुमार देवी की मुद्रा है, क्योंकि मातृस्थापना था तो मैंने अपने वस्त्र के सोने के आभूषण रखती थी, तो कुमार देवी की क्या मुद्रा हमें कहाँ से यहाँ से मिली है। इस प्रणाली की अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन 14 प्रणाली के अनुसार कालीबंगा सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है। 2300 से लेकर 1750 ईस्वी के प्राचीन सभ्यता है। इसके 2 भागों में इसका विकास होता है। 2400 से लेकर पहला अगर बात करते हैं 2400 2250 और फिर 2200 से लेकर 1700 ईस्वी तक दूसरे काल का इसका विकास होता है। तो ये हमारे मुख्य इसमें पॉइंट थे। बाकी नारियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के लोग बहुत शानदार लोग थे,
दूसरों से कोई लेना देना चाहिए, ताक झांक से कोई लेना देना। आज के युग के बिल्कुल विपरीत। अपने तो क्या घर की तरफ क्या है, दूसरे का मकान उसकी तरफ मुंह करके बनाएंगे कि कहाँ जाता है, कहाँ आएगा, कब जाएगा, क्या करते हैं, पता चले। इधर उधर की चुगली करने की आदत है आजकल तो, ठीक है, वो वहाँ गई, वो वहाँ ऐसे किया, उसका वो वहाँ कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ठीक है, खुद से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये लोग बहुत शांति प्रिय लोग, अपने घरों के मकान भी क्या है, घर के जो घर बने होते उनके दरवाजे भी पीछे तरफ रखते थे, शांति प्रिय, अपने परिवार से लेना देना, ज्यादा ताका सके, जब जरूरत पड़ी तब जाते थे, बाकी ताका जाका नहीं करते थे, शांति प्रिय लोग थे, ठीक है। एकांतवास में अपना क्या समय बिताते थे, इच्छा के अनुसार कार्य करते थे, इच्छा के अनुसार के अपने रिश्तेदार नातों से कहीं मिलने के लिए जाते थे। आज की तरह युग नहीं था। तो नगरीय सभ्यता होने के कारण फिर भी ये लोग इस प्रकार के शांति प्रिय लोग थे। कौन सी सभ्यता के? कालीमंगा सभ्यता के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या खिलौने मिले, बच्चे थे तो खिलौने भी होंगे, कांच के कुछ आभूषण मिले हैं, कांच की कुछ आकृतियां यहाँ से मिली हैं। तो ये हमारी क्या मुख्य मुख्य पॉइंट थे, और ये हमारी कालीबंगा सभ्यता है वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे देखें कौन सी सभ्यता करें। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।